हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा। आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल, आपका चैनल मैथ यापा। हम लोग कर रहे थे रेलवे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। हम लोग पीवाईक्यू को जो है कवर कर रहे थे। उसी चरण में जो है एक और वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का अपने पहले क्वेश्चन नंबर से। पहला क्वेश्चन है, डीएनए में मानक क्षारक युग्मन स्टैंडर्ड बेस किस प्रकार के आबंधन के कारण होता है। ठीक, मतलब डीएनए के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें जो है कौन से प्रकार का आबंधन मतलब बॉन्ड जो है ये होता है। ठीक, कौन सा। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं डीएनए होता क्या है। ठीक है, जो डीएनए होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है, यह मुख्य रूप से कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, जो आपका न्यूक्लियस होगा वहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है, थोड़ी मात्रा में यह माइक्रोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछा है डीएनए कहाँ कहाँ है, न्यूक्लियस में होता है मैक्सिमम, और थोड़ा बहुत जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ठीक, जो डीएनए की संरचना होती है कैसी होती है, जो डीएनए की बनावट होती है वो डबल हेलिक्स होती है। ठीक ना, कैसी होती है, डबल हेलिक्स होती है। यह देखने में एक घुमावदार सीढ़ी की तरह लगता है। ठीक, इसमें 3 हिस्से होते हैं। पहला आपका शुगर हो गया, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप हो गया, तीसरा नाइट्रोजन बेस हो गया। ठीक है, जो शुगर होता है इसे क्या बोला जाता है, डीऑक्सी राइबोज भी कहते हैं। ठीक है, जो शुगर होता है उसे क्या बोला जाता है, डीऑक्सी राइबोज बोला। थर्ड है नाइट्रोजन बेस है। ठीक, नाइट्रोजन बेस में क्या है, ये सीढ़ी के डंडों की तरह होते हैं। जो नाइट्रोजन बेस हैं कैसे होते हैं, सीढ़ी के डंडों की तरीके से होते हैं, और ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला एडेनिन हो गया, दूसरा गुआनिन हो गया, तीसरा साइटोसिन हो गया, और चौथा क्या हो गया, थायमीन हो गया। ठीक है, और ये जो है हमेशा पेयर में रहते हैं। ठीक ना, और ये हमेशा किस में रहते हैं, पेयर में रहते हैं। ए जो है हमेशा टी के साथ पेयर बनाएगा, और जी जो है हमेशा सी के साथ पेयर बनाता है। ठीक है, ए जो है टी के साथ बनाता है और जी जो है सी के साथ बनाता है। ए टी और जी सी। ठीक, ए टी और जी सी, ए टी और जी सी, ए टी के साथ रहेगा, जी जो है सी के साथ रहेगा। ठीक, इन दोनों की पेयरिंग किसके साथ होती है ये भूलिएगा नहीं, ए जो है टी के साथ होता है, जी जो है सी के साथ होता है। ठीक है, ठीक, ए सी कभी नहीं होगा। ठीक, ऐसे समझ लीजिए ए और सी आता है तो ए जो है सी के साथ कभी नहीं रहेगा। ठीक है, ए जो है टी के साथ रहेगा, जी सी के साथ रहेगा। ठीक है, ये खास बात में ये बेस हमेशा जोड़ों में होते हैं। ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है, जी हमेशा सी के साथ जुड़ता है। ठीक है, अब डीएनए का काम क्या होता है भाई, डीएनए हमारे शरीर के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह काम करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अनुवांशिक जानकारी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या माता पिता के गुण बच्चों तक पहुंचाता है। ठीक है, प्रोटीन बनाता है ये डीएनए शरीर को बताता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है जिससे शरीर का विकास और मरम्मत हो सके। ठीक है, प्रजनन रिप्रोडक्शन, जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो डीएनए अपने कॉपी बनाता है ताकि नई कोशिकाओं को सही निर्देश मिल सके। ठीक है, अब बात करते हैं जीन और क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं। लोग अक्सर इसमें मतलब कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीन और क्रोमोसोम होता क्या है। ठीक, जो जीन होता है वो क्या होता है, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो किसी खास काम जैसे बालों का रंग के लिए जिम्मेदार होता है, उसमें क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक, जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, डीएनए बहुत लंबा होता है इसलिए यह धागे की तरह लिपट कर क्रोमोसोम बनाता है। ठीक ना, धागे की तरह लिपट कर क्रोमोसोम बनाता है। इंसानों में 23 जोड़े कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर अंग के लिए अगर कोई खास काम कर रहा है तो वो जीन हो गया। ठीक है ना, तो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है कि जो डीएनए अपना होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से वो उलझने के बजाय एक विशेष प्रोटीन जिसको हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं उसके चारों ओर धागे जैसे लिपट करके एक घनी संरचना बना देता है। इसी संरचना को क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक, क्रोमोसोम का जो हिंदी मतलब होता है गुणसूत्र होता है। ठीक है, और एक मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो 23 जोड़े होते हैं, मतलब टोटल नंबर आप 46 होते हैं। ठीक, और ये कहाँ पे पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, जो क्रोमोसोम होता है उसका जो संरचना होता है कैसा होता है, क्रोमोडिट्स। ठीक, क्रोमोसोम की 2 भुजाएं होती हैं जिन्हें सिस्टर क्रोमोडिट्स कहते हैं। दूसरा क्या है, सेंट्रोमियर। ठीक, यह बीच का हिस्सा जहां ये दोनों भुजाएं आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, इंसानों में अगर क्रोमोसोम की संख्या की बात की जाए तो 23 जोड़े कुल 46 होते हैं। ठीक है, 23 जोड़ों के 2 भागों में बांटा जाता है। पहला ऑटोसोम हो गया, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम हो गया। ठीक, पहले 22 जोड़े जो शरीर की बनावट, ऊंचाई, रंग आदि तय करते हैं, और जो लास्ट का जो 23वां जोड़ा होता है वो यह तय करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक, ये आपसे पूछा जाता है कि क्रोमोसोम के
पहले 22 जोड़े जो मनुष्यों में होते हैं वो शरीर की बनावट को तय करते हैं। जो लास्ट जोड़ा होता है 23वां, वो तय करता है कि बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी। ठीक, अगर डबल एक्स है तो लड़की है, एक्स वाई है तो लड़का हो गया। ठीक, इसके मुख्य कार्य क्या है? आनुवांशिक वाहक होता है, माता पिता के डीएनए जीन को अगली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाता है। नेक्स्ट है आपका कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। जब शरीर की कोशिकाएं बढ़ती हैं या घाव भरते हैं तो क्रोमोसोम यह सुनिश्चित करते हैं कि डीएनए की सही कॉपी नई कोशिका में आ जाए। ठीक है, और प्रोटीन नियंत्रण का भी ये काम करता है। ठीक है, अगर बात की जाए डीएनए, जीन और क्रोमोसोम में अंतर क्या है, तो इसे एक लाइब्रेरी की तरह आइए समझते हैं कैसे क्या है। अगर लाइब्रेरी की बात की जाए तो आपकी कोशिका जो सेल है वो क्या है? लाइब्रेरी है। ठीक है, और उस लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें हैं वो क्या है? क्रोमोसोम है। ठीक है, और क्रोमोसोम जो किताबें हैं उस किताबों के जो पन्ने हैं उसको हम लोग बोलेंगे डीएनए बोलेंगे। ठीक है, ठीक, अगर उस पन्ने में जो लिखे हुए निर्देश हैं उसे क्या बोला जाता है? जीन बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से सब अलग है। मतलब अगर एक एग्जांपल से समझे तो ये जो पूरी आपकी लाइब्रेरी है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, अब सेल जो है आपकी लाइब्रेरी है। अब जानते हैं लाइब्रेरी के अंदर क्या होती है? बुक होती है। लाइब्रेरी के अंदर क्या है? बुक है। तो बुक है, इसका मतलब क्या हो गया कि सेल के अंदर क्या होंगे? आपके क्रोमोसोम होंगे। ठीक ना, क्या होंगे? क्रोमोसोम होंगे। ठीक, क्रोमोसोम हो गया, बुक हो गया। अब बुक के अंदर क्या होंगे भाई? पन्ने होंगे, पेज होंगे। बुक के अंदर क्या होंगे? पेज होंगे। पेज का मतलब क्या हो गया? आपका डीएनए। ठीक, पेज का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे डीएनए हो गया। ठीक, अब उसके अंदर पेज के अंदर भी क्या होगा? लिखा गया निर्देश होगा, कंटेंट होगा आपका, लिखे गए निर्देश, इन्फॉर्मेशन होंगे। ठीक, जो इन्फॉर्मेशन है उन्हीं को क्या बोला जाएगा? जीन बोला जाएगा। ठीक है, तो ये एक जो है बेसिक डिफरेंस है डीएनए, जीन और क्रोमोसोम में। ठीक है, हाँ, अगर बात किया जाए जो आपका क्रोमोसोम है, ठीक, इसको जो है वाल्डेयर ने 1888 में नाम दिया था। ठीक ना, किसने दिया था? जो वाल्डेयर साहब थे उन्होंने 1888 में जो है इसको नाम दिया था। ठीक, और ये जो बनावट होता है ये आपका क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो क्रोमोसोम होता है वो किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है, और हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन का जो है ये बना होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन का ये चीज़ बना होता है। हम लोग थे डीएनए पे, तो आइए डीएनए का जो है लंबाई देख लेते हैं क्या होता है। डीएनए की जो लंबाई होती है अगर उसको जो है पूरा मेज़र किया जाए तो ये लगभग 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है, पूरे शरीर का जो डीएनए है इतना लंबा है कि यह धरती से सूरज तक कई बार चक्कर लगा सकता है। ठीक है, समानता क्या है इसमें? दुनिया के सभी इंसानों का डीएनए 99.9% एक जैसा होता है। सिर्फ 0.01% का अंतर ही हमें एक दूसरे से अलग बना देता है। ठीक, जो फिंगरप्रिंट है, डीएनए टेस्ट के जरिए अपराधी की पहचान या पितृत्व पैटर्निटी की जांच की जाती है, क्योंकि हर इंसान का डीएनए पैटर्न जुड़ाव बच्चों को छोड़कर अलग होता है। ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका डीएनए से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य। जो डीएनए है, ठीक, अगर बात की जाए डीएनए की कहानी 2 हिस्सों में है। ठीक ना, पहला इसको जिसने ढूंढा है, ठीक, दूसरा इसका जिसने मॉडल समझाया है। ठीक, 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक, सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? 1869 में किया गया था। डीएनए को सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने जो है खोजा था। ठीक, 1869 में डीएनए को जो है फ्रेडरिक मिशर ने खोजा था। इन्होंने जो है इसे न्यूक्लियन नाम दिया था। ठीक है, डीएनए को क्या नाम दिया था? न्यूक्लियन नाम दिया था, 1869 में दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? डबल हेलिक्स मॉडल आया 1953 में। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डबल हेलिक्स मॉडल कब आया था? 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल आया था, जिसे सीढ़ी वाले आकार डबल हेलिक्स की हम बात करते हैं। ठीक, उसे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने समझाया था। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल कब आया था? 1953 में आया था। इसको किसने समझाया था? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने समझाया था। ठीक है, और इसमें जो है रोजालिंड फ्रैंकलिन का भी बड़ा योगदान था। ठीक, जिनकी एक्सरे फोटोग्राफी की मदद से ही वाटसन और क्रिक इस मॉडल को बना पाए थे। ठीक है, अगर क्रोमोसोम को देखने की बात की जाए तो इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? 1842 में स्विस वनस्पति शास्त्री जो है कार्ल नागली ने किया था। ठीक ना, कार्ल नागली ने सबसे पहले इसको देखा था। उसके बाद जो है जो कोशिका विभाजन में खोज की बात की जाए क्रोमोसोम में तो वाल्थर फ्लेमिंग साहब थे। ठीक है ना, कौन थे? वाल्थर फ्लेमिंग साहब थे। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया था? जानवरों की कोशिकाओं में इसे गहराई से देखा और इसके विभाजन की प्रक्रिया को समझाया। ठीक, नाम किसने दिया था? 1888 में क्रोमोसोम शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? हेनरिक विल्हेम वाल्डेयर ने किया था। ठीक, अगर बात किया जाए क्रोमोसोम नाम किसने दिया था तो 1888 में जो है वाल्डेयर साहब ने नाम दिया था। और कोशिका विभाजन में खोज किसने किया था? 82 में जो है वाल्थर फ्लेमिंग साहब ने इसको जो है खोजा था। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं फ्लेमिंग साहब ने खोजा था। ठीक, और देखा सबसे पहले कौन था? 1842 में जो है कार्ल नागली साहब ने इसको देखा था। ठीक है,
तो अब आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में जो है आपका आबंधन या बॉन्ड के बारे में बात किया, तो बॉन्ड को भी एक बार देख। जो आपका डीएनए होता है उसमें जो है कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बंध है जो डीएनए को दो कड़ियों को आपस में जो है जोड़ करके ये रखता है। ठीक, दो कड़ियों को आपस में जोड़ करके हाइड्रोजन बंध जो है रखता है। इसमें क्या है, नाइट्रोजन बेस ATGC के बीच बनता है। ठीक, आपको मैंने बता दिया था ATGC में से A जो है T के साथ रहता है, G जो है C के साथ रहता है। ठीक है, A T के साथ मेयर बनाता है, G जो है C के साथ मेयर बनाता है। ठीक है, A और T के बीच की अगर बात की जाए तो एडेनिन और थाइमिन हमेशा दो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, मतलब ये कहा जाए कि A और T के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, G और C के बीच में गुआनिन और साइटोसिन हमेशा कितना, 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ते हैं। मतलब कि अगर G और C की बात की जाए, G और C ये ट्रिपल बॉन्ड से जो है जुड़े होते हैं। तो आप समझ गए होंगे A T जो है डबल बॉन्ड से होते हैं, G और C ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब देखें ये जो बंध होते हैं थोड़े कमज़ोर होते हैं। ठीक ना, ताकि जब कोशिका विभाजन के समय डीएनए को अपनी कॉपी बनानी हो तो ये आसानी से जिपर की तरह खुल सके। ठीक, जैसे आप अपना जिप खोलते हैं सटाक से खुल जाता है, उसी तरीके से ये हाइड्रोजन बंध में जो ये आपके A और T डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, G और C ट्रिपल बॉन्ड से जो है जुड़े होते हैं, ये ज़्यादा मतलब कि स्ट्रांग नहीं होते हैं। ठीक है, ये इतने मजबूत भी नहीं होते हैं कि मतलब इनको जो है ब्रेक करने के लिए जो है ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़े। ठीक, ये मतलब कि थोड़े कमज़ोर टाइप में होते हैं। ठीक है, ताकि जो है इसमें जब डीएनए अपना कॉपी बनाता है तो ये आसानी से क्या है, ओपन हो सकें, ब्रेक हो सकें। ठीक है ना, ओपन हो सकें या फिर ब्रेक हो सकें। ठीक, तभी तो जो है डीएनए अपना कॉपी बना पाता है, नहीं तो नहीं बना पाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए G गुआनिन है, यहाँ पे C साइटोसिन है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड ये जो है इस तरीके से हाइड्रोजन का ये बना है। और एडेनिन का देख सकते हैं आप, एडेनिन का देख सकते हैं, और T थाइमिडाइन के साथ आप देख सकते हैं। ठीक है, थाइमीन के साथ आप देख सकते हैं, एडेनिन का थाइमीन के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड से यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजस बेस होता है। ठीक, अब आप बात करते हैं फास्फोडिएस्टर बॉन्ड। ठीक, फास्फोडिएस्टर बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। ठीक, अगर हाइड्रोजन बंध सीढ़ी के डंडों को जोड़ते हैं तो फास्फोडिएस्टर बंध जो है सीढ़ी के बाहरी ढांचे बैकबोन को बनाते हैं। ठीक है, जो आपके इसमें डीएनए है उसमें दो बंध के बारे में बात हो रहा है, पहला हाइड्रोजन बंध। ठीक है, उसके बाद फिर किसके बारे में बात हो रहा है, फास्फोडिएस्टर बंध के बारे में जो है बात हो रही है। ठीक, अगर हाइड्रोजन बंध जो है सीढ़ी के डंडों को जोड़ते हैं, जैसे ये सीढ़ी के कुछ डंडे हो गए। ठीक ना, इस तरीके से अगर ये जो है हाइड्रोजन बंध से जुड़ रहे हैं तो इसका जो बाहरी संरचना है वो कौन बनाता है, फास्फोडिएस्टर बंध बनाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बाहरी ढांचे बैकबोन को बनाते हैं। ठीक है, जिसके हेल्प से यह एक न्यूक्लियोटाइड की शुगर और दूसरे न्यूक्लियोटाइड की फॉस्फेट ग्रुप के बीच में बनता है। ठीक, मतलब शुगर और फॉस्फेट के ग्रुप के बीच में ये बंध जो है बनता है। ठीक, यह बहुत ही मजबूत सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, ये कैसा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है जो डीएनए की लंबी कड़ी को टूटने नहीं देता है। ठीक है, ठीक, तीसरा जो बॉन्ड है इसमें एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें, यह बंध डीएनए के एक ही न्यूक्लियोटाइड के अंदर पाया जाता है। ठीक है, यह नाइट्रोजन बेस और डीऑक्सी राइबोस शुगर को आपस में जोड़ करके रखता है। ठीक है, इसके बिना बेस और शुगर अलग हो जाएंगे और डीएनए का ढांचा तैयार नहीं हो पाएगा। ठीक है, और मज़ेदार बात यह है कि G और C के बीच में 3 बंध होते हैं, इसलिए जिस डीएनए में GC की मात्रा ज़्यादा होती है उसे तोड़ना या गर्म करके अलग करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक, मुकाबले उस डीएनए को के जिसमें AT ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये तो बात था आपका जो है बॉन्ड के बारे में। ठीक ना, जो डीएनए में पूरा बॉन्ड पाया जाता है वो इस तरीके से 3 बॉन्ड पाए जाते हैं। पहला कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, फास्फोडिएस्टर बॉन्ड होता है। किसके बीच में ये फास्फोडिएस्टर बॉन्ड होता है, फास्फेट और शुगर ग्रुप के बीच। नेक्स्ट है आपका एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये किस में होता है, नाइट्रोजन बेस और डीऑक्सीराइबोस शुगर के बीच में होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है स्टैंडर्ड बेस। स्टैंडर्ड बेस मतलब कि अभी हम लोगों ने देखा तो वहाँ पे नाइट्रोजन बेस के बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस के बारे में अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक, नाइट्रोजनस बेस के बारे में हम लोगों ने अभी देखा था। तो इस बेस में कौन सा बॉन्ड होता था, हाइड्रोजन बॉन्ड होता था। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता था। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड।
ठीक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। ठीक। अब ये देख लीजिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 10/6/2025 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे और कंसेप्ट को भी पढ़ते चलेंगे साथ साथ में, तो आपका रिवीजन बड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन क्या है, डीएनए और आरएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आइए डीएनए के बारे में तो फुल डिटेल जान चुके हैं, आरएनए के बारे में एक बार इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं आरएनए की। ठीक है, आरएनए के बारे में बात करते हैं। तो आरएनए का जो फुल नेम होता है वो क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, ये क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक, ये पूछा जाता है बहुत बार, आरएनए का फुल नाम क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक, यह डीएनए की तरह एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, जैसे डीएनए जेनेटिक मटेरियल वैसे आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, लेकिन इसका मुख्य काम शरीर में प्रोटीन बनाना होता है। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे आरएनए क्या है तो आप बताएंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, और ये करता क्या है, तो शरीर में क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, प्रोटीन बनाता है। ठीक, प्रोटीन बनाता है ये, और डीएनए एक मास्टर प्लान है, तो आरएनए उस प्लान को लागू करने वाला मैसेंजर या वर्कर होता है। ठीक है, अगर बात की जाए डीएनए मेन है, तो डीएनए के पीछे जो काम करने वाला होता है वो कौन होता है, आरएनए होता है। ठीक है, ठीक, आरएनए का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले इसको किसने देखा था, आरएनए को सबसे पहली बार फ्रेडरिक मिशर ने 1868 या 69 में ही देख लिया था, लेकिन उन्होंने जो है उसी समय जो है डीएनए भी खोजा था। ठीक ना, उन्होंने ही जो है उस टाइम काल में जो है डीएनए भी खोजा था। ठीक है, लेकिन तब वो जो है इन दोनों में अंतर नहीं जान पाए थे। ठीक है, जब उन्होंने जो है डीएनए और आरएनए दोनों देखा था तो क्या था, उनको जो है ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, क्या है, तब फिर जो है उसके बाद तो सवाल ये है कि इसका नाम किसने दिया, इसका नाम आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड बाद में पड़ा, जब यह पता चला कि इसमें राइबोसोम शुगर होती है। ठीक, इसमें जो है राइबोज शुगर होती है। ठीक, और 1900 के शुरुआती दशक में फीबस लेवन ने जो है इसके रासायनिक घटकों की पहचान की थी। अगर बात किया जाए रासायनिक घटकों की पहचान किसने की थी, तो फीबस लेवन ने किया था। और ठीक है, और इसमें जो है बाद में पता भी पड़ा था कि इसमें क्या होता है, राइबोज शुगर होती है। ठीक है, और इसके जो इन्वेंटर है, खोजकर्ता है, वो कौन है, आरएनए के आधुनिक समझ और इसके काम को समझाने के लिए सिवरो ओचोवा और आर्थर कोनबर्ग, ठीक ना, आर्थर कोर्नबर्ग का बड़ा योगदान है। ओचोवा को आरएनए संश्लेषण के लिए जो है 1959 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक, अब आपके सामने एक सवाल आ गया कि इसमें से अगर पूछा जाए आरएनए किसने बनाया तो आप क्या करेंगे, बड़ा कन्फ्यूजन है तीन नाम दे करके। ठीक, अगर बात किया जाए सीधा सपाट बात किया जाए कि सबसे पहले जो है आरएनए को किसने खोजा, तो आप बताएंगे फ्रेडरिक मिशर ने जो है खोजा। ठीक ना, फ्रेडरिक मिशर ने जो है इसको सबसे पहले खोजा, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले देखा। ठीक, अब बात आती है कि आरएनए को डीएनए से अलग किसने देखा, तब आप बताएंगे फीबस लेवन साहब ने। फिर आप बताएंगे कौन, फीबस लेवन ने। आरएनए को जो डीएनए से अलग किसने देखा था, फीबस लेवन ने देखा था। ठीक है, और सबसे पहले आरएनए को खोजा किसने था, तो फ्रेडरिक मिशर ने खोजा था। और हाँ, आरएनए को कृत्रिम रूप से मतलब सिंथेसाइज रूप से सबसे पहले किसने बनाया था, तो आप बताएंगे सेवरो ओचोवा ने बनाया था 1959 में, जिनको नोबेल पुरस्कार भी जो है मिला था। ठीक है, सेवरो ओचोवा साहब ने किया था। आर्थर कोनबर्ग का भी उसमें जो बड़ा योगदान था, लेकिन जो है ओचोवा का नाम जो है आता है आरएनए का संश्लेषण सिंथेसिस मतलब कृत्रिम रूप से जो है इन्होंने ही जो है बनाया था। ठीक है, ये था सीधा सपाट बात। ठीक, अब बात कर लेते हैं आरएनए की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। जो आरएनए होता है ये एकल लड़ी होती है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक ना, जो आरएनए होता है वो कैसे होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, जबकि जो डीएनए था वो कैसा था, डबल था। ठीक है, इसमें भी 4 बेस होते हैं, लेकिन एक बदलाव के साथ होते हैं। ठीक, उसमें क्या था, ए जो है टी के साथ में रहता था, जी जो है सी के साथ में रहता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ए टी के साथ है, जी जो है सी के साथ है। ठीक है, तो इसमें जो है एक बदलाव है, जो टी है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, यू के साथ हो जाता है। ठीक, इसमें टी ना होकर के यू होता है। ठीक, इसमें टी ना होकर के क्या होता है, यू होता है। जैसे एडेनिन हो गया, ए हो गया, जी हो गया आपका गुआनिन हो गया, सी हो गया आपका साइटोसिन हो गया, यू जो है आपका क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। ठीक है, डीएनए में इसकी जगह थायमिन होता था। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, जो डीएनए होता था उसमें थायमिन होता था, लेकिन आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है, ठीक, आरएनए के अगर प्रकार की बात की जाए तो आरएनए 3 तरह का होता है जो मिलकर के प्रोटीन बनाता है। ठीक, सबसे पहले क्या है, एमआरएनए। ठीक, एम मतलब क्या होता है, मैसेंजर। एम मतलब क्या होता है, मैसेंजर। एम मतलब क्या हो गया आपका, मैसेंजर। ठीक, मैसेंजर। ठीक, जो मैसेंजर होता है वो क्या करता है, डीएनए से संदेश लेकर के आता है। ठीक, टीआरएनए मतलब क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए मतलब
प्रोटीन बनाने के लिए जो सामान है, ठीक ना, प्रोटीन बनाने के लिए जो सामान है अमीनो एसिड लाता है वो tRNA लाता है, ठीक है। RNA क्या करते हैं, राइबोसोमल RNA, ठीक ना, वह जगह जहां प्रोटीन बनता है उसे क्या बोलते हैं, राइबोसोमल बोलते हैं, ठीक है ना। RNA मतलब वह जगह जहां पे प्रोटीन बनता है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा RNA और DNA का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जो बंदा है ये RNA है, ये जो बंदा है ये कौन है, DNA, ठीक। ये देख रहे हैं इसमें सिंगल स्ट्रैंड है, इसमें क्या है, डबल स्ट्रैंड है, ठीक, डबल स्ट्रैंड है। अब इसमें देखिए ये साइटोसिन है, गुआनिन है, एडेनिन है और यूरेसिल है, ठीक। इसमें क्या है, साइटोसिन है, गुआनिन है, एडेनिन है और थाइमिन है, ठीक है, ये इसमें हो गए। और बात की जाए दोनों के डिफरेंस के बारे में अगर बात की जाए तो क्या है, देखें सबसे पहले नाम को लेके चलते हैं। DNA का नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA का नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक। अगर उसमें स्ट्रैंड की बात की जाए तो जो RNA होता है, जो RNA होता है आपका RNA होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, जो DNA होता है वो क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। अगर इसमें शुगर की बात की जाए तो जो DNA होता है उसमें क्या होता है आपका डीऑक्सीराइबोज होता है, ठीक है। अगर RNA के बारे में बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, राइबोज होता है, शुगर होता है, ठीक। अगर बेस की बात की जाए तो जो DNA है उसमें अगर बात किया जाए तो ATGC होता है, और जो RNA होता है RNA होता है उसमें क्या होता है, AUGC होता है, ठीक है। T की जगह बस U हो जाता है बस, ठीक, AUGC होता है, ठीक है। अगर कार्य के बारे में बात किया जाए तो DNA का जो काम होता है, DNA का जो काम है अनुवांशिक जानकारी जमा करना होता है DNA का काम, और जो RNA का काम होता है वो क्या होता है, प्रोटीन का बनाना होता है, ठीक ना, प्रोटीन जो है बनाता है RNA बनाता है, ठीक। स्थिरता के बारे में अगर बात की जाए तो जो DNA होता है, DNA ये क्या करता है, बहुत स्थिर होता है, क्यों, क्योंकि जो है डबल हेलिकल मॉडल में ये होता है, ठीक है, और मतलब कि डबल स्ट्रैंड इसमें होता है, ठीक है। या अस्थिर होता है, जो RNA होता है वो क्या होता है आपका, अस्थिर होता है, ठीक ना। आप वहाँ से इस कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई अकेला बैठना है तो बहुत ज़्यादा उत्पात मचाएगा, अगर कोई डबल है तो वो शांति से अपना जीवन यापन करेगा अपने पार्टनर के साथ में, ठीक है। तो बस उसे वैसे यही कंसेप्ट है थोड़ा इसके साथ में। अगर स्थान की बात की जाए तो जो DNA होता है, ठीक, DNA, ठीक, वो कहाँ पे पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। और अगर RNA के बारे में बात की जाए, RNA, ठीक, RNA कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में भी पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में जो है ये RNA पाया जाता है, DNA सिर्फ और सिर्फ केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन क्वेश्चन में क्या है, बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक। पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें वायरस में DNA मौजूद नहीं होता, ये कैसे हो सकता है भाई, जो वायरस होता है, वायरस, ठीक ना, अभी आप देखेंगे कोरोना वायरस आया था तो कोरोना वायरस क्या करता था, अपना रेप्लिकेट बनाता था, ठीक ना, अपना रेप्लिकेट बनाता था, ठीक, मतलब अपना जो है फोटोग्राफ, मतलब अपने जैसे ढेर सारे जो है वो बना देता था, ठीक है। जो आपका ये कोविड था, ठीक है, जो कोरोना वायरस था वो जो है अपने जैसे ही जो है बनाता था, तो वो किसकी वजह से बनाता था, DNA की वजह से ही तो बना पाता था भाई, DNA उसमें रहता था तभी तो जो है अपना बना पाता था, ठीक। तो इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग दिया गया, ठीक। अब सी पे चर्चा कर लेते हैं। DNA केवल संदेशवाहक अणु के रूप में काम करता है, नहीं, DNA कहाँ करता है, हम लोगों ने देखा अभी RNA जो होता है वो 3 तरीके का होता है, एक M होता है, ठीक, एक T होता है, ठीक, M हो गया, T हो गया, और एक जो है आपका R होता था, ठीक ना, मैसेंजर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका राइबोज जो है RNA होता था, ठीक। तो इसमें देखिए संदेशवाहक मतलब मैसेंजर, तो मैसेंजर तो RNA होता है ना, DNA तो होता नहीं, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। RNA सभी सजीवों में केवल अनुवांशिकीय पदार्थ के रूप में, नहीं, ये हम लोगों ने नहीं देखा था, हम लोगों ने देखा था जो DNA होता है वो कैसा होता है, अनुवांशिक पदार्थों को जो है कैरी करता है, ठीक है, ठीक। RNA क्या करता है, उस चीज़ को परफॉर्म करने में जो है DNA का मदद करता है, ठीक, ये चीज़ हम लोगों ने देखा था। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, ये वाला बचा, ठीक, RNA उत्प्रेरकी कार्यों सहित कई कार्य करता है, तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये देखिए कुछ स्पष्टीकरण अलग से भी दिए गया। माना जाता है कि जीवन की शुरुआत DNA से नहीं बल्कि RNA से हुई थी। उत्प्रेरक कुछ RNA अणु जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज करने का काम करते हैं, ठीक, जैसे क्या हो गया, एंजाइम हो गया, ठीक। यह सिर्फ डेटा स्टोरेज नहीं है बल्कि कोशिका की मशीनरी चलाने वाला सक्रिय अणु भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा था स्पष्टीकरण, ठीक, उत्प्रेरक कैसे है RNA। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं में आरएनए अणुओं की कार्यात्मक विविधता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? पहला ऑप्शन है आपका द्विलड़ी कुंडली नुमा संरचना बनाने की उनकी क्षमता, ठीक। दूसरा ऑप्शन है अनुकूलक, संरचनात्मक और उत्प्रेरक अणुओं के रूप में कार्य करने की उनकी क्षमता, ठीक है। अनुवांशिकी सामग्री के रूप में उनकी अस्थायी भूमिका। चौथा ऑप्शन है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का उनका रेखीय अनुक्रम, ठीक है। अब आके इसमें देखते हैं, ऑप्शन पहले पे चलते हैं। देखिए किसके बारे में बात कर रहा है, आरएनए के बारे में, ठीक। तो आरएनए क्या होता है आपका, सिंगल होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है वो, ठीक ना, सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक। तो ये द्विलड़ी दिया है तो ये गलत हो गया। अब सी वाले के बारे में बात करते हैं, अनुवांशिक सामग्री। तो जो आरएनए होता है वो जो है अनुवांशिक सामग्री के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, डीएनए का होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का उनका रैखिक अनुक्रम नहीं है। और डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक कहाँ, आरएनए मतलब क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये बचा अनुकूलक, संरचनात्मक और उत्प्रेरक अणुओं के रूप में कार्य करने की उसकी क्षमता होती है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं उत्प्रेरक अणुओं के रूप में ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो है जो आपका उत्प्रेरक है वो क्या होता है, ठीक ना। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है, ठीक है, लेकिन खुद उस अपक्रिया में खर्च नहीं होता, ठीक। उत्प्रेरक मतलब होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देना, लेकिन उस अपक्रिया में बिल्कुल भी खर्च नहीं होता है, ठीक। ये उत्प्रेरक का मतलब है। तो आरएनए उत्प्रेरक के रूप में कैसे काम करता है भाई, आइए देखते हैं, ठीक। जो आरएनए है वो कैसे करता है, आकार बदलना। सबसे पहले क्या 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। आरएनए एकल लड़ी स्ट्रैंड का होता है, इसलिए अपने आप पर ही मुड़ करके एक जटिल 3D आकार बना लेता है। इस आकार में कुछ ऐसी सक्रिय एक्टिव साइट्स बन जाती हैं जहां रासायनिक अपक्रियाएं हो सकती हैं, ठीक है, ठीक। ये हो गया राइबोजाइम एक आरएनए का एक एंजाइम की तरह काम करना भी एक उसका जो है विशेषता है, ठीक। और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोजाइम कहते हैं, ठीक है। इसकी जो खोज की थी किसने की थी, थॉमस चेक ने की थी, ठीक, और सिडनी ऑल्टमैन ने की थी, ठीक है, जिसके लिए उनको जो है क्या मिला है, नोबेल प्राइज़ भी जो है एक बार मिल चुका है, ठीक है। यह शरीर में काम कैसे करता है, जैसे अगर बात किया जाए तो आरएनए उत्प्रेरक रूप में मुख्य रूप से 2 बड़े काम कर सकता है, ठीक है। पहला कि यहाँ प्रोटीन निर्माण का काम करता है। हमारे सेल के अंदर राइबोसोम में जो आरएनए पाया जाता है, ठीक है ना, वह 2 अमीनो एसिड को आपस में जोड़ने का काम करता है, यानी प्रोटीन बनाने की असली मशीनरी आरएनए में ही चलाई जाती है, ठीक है, ठीक। स्प्लिसिंग का क्या काम है, आरएनए खुद को काटने और जोड़ने की क्षमता रखता है, ठीक। स्प्लिसिंग मतलब काटना जोड़ना, ये हो गया, ठीक है। यह खराब हिस्सों को हटाकर काम के हिस्सों को जोड़ देता है, ठीक है। अब आरएनए वर्ड क्या है, इसको देख लेते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत डीएनए नहीं था, ठीक। तब आरएनए ही अकेला ऐसा अणु था जो जानकारी भी जमा करता था जीन की तरह और रासायनिक अपक्रियाओं को भी चलाता था, ठीक, एंजाइम की तरह। बाद में डीएनए और प्रोटीन ने ये काम संभाल लिया, ठीक है। जब आरएनए जो है आपका उत्प्रेरक या फिर जो है कैटलिस्ट के रूप में काम करता है तो जो है उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बनता है, ठीक है। कौन सा, ये पूछा जा सकता है आपकी आरएनए में जो है कौन सा बॉन्ड बनता है, आप बताएंगे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का जो है उसमें फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब आपके जो है उत्प्रेरक के रूप में जो है वहाँ पे काम होता है, रिएक्शन होता है, ठीक है। इसी रिएक्शन की वजह से हमारे शरीर में प्रोटीन बनता है। प्रोटीन किसकी वजह से बनता है हमारे शरीर में, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से हमारे शरीर में प्रोटीन बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसको चलाने वाले आरएनए को 23S आरएनए राइबोसोम कहा जाता है, ठीक। कौन सा कहा जाता है, 23S आर स्मॉल में रहेगा, आरएनए बोला जाता है, ठीक है, ठीक। ये चीज़ बोला जाता है। मुख्य रिएक्शन बात की जाए तो पेप्टाइड बॉन्ड का बनना मुख्य रिएक्शन है आपका। इसमें क्या होता है कि 2 अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड ये हो गया, दूसरा अमीनो एसिड ये हो गया, ठीक। ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, और ये जो है राइबोसोम की प्रेजेंस में क्या होता है, डी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक ना। क्या बनता है, डी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और एक H2O बॉन्ड बनता है, क्या, एक H2O, ठीक। H2O भी इसमें बनता है, ठीक है ना। इसमें जो है एक H2O भी बनेगा और जब पहला अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से मिलता है तो पानी का एक अणु बाहर निकल जाता है। मतलब ये एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जब मिलता है तो आपको जो है डाई पेप्टाइड या डी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और एक मॉलिक्यूल जो है पानी का या H2O जो है वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है, ठीक। तो इसमें पूछा जाता है कि जो है कितने अणु जो है पानी के रिलीज होते हैं, तो आपको बताना है एक अणु जो है, एक मॉलिक्यूल जो है वाटर के जो है रिलीज हो जाते हैं और डी पेप्टाइड इसमें बॉन्ड बनता है 2 अमीनो एसिड को मिला करके, ठीक है। और इसी को जो है बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है।
और आपसे पूछा जाए कि ये जो रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, तो आप बताएंगे राइबोसोम के अंदर होती है। कहाँ पे होती है? राइबोसोम के अंदर होती है, ठीक। डिहाइड्रेशन मतलब क्या? इसमें जो है एक पानी जो है, पानी का आउट जो है रिलीज होता है, ठीक ना, से पानी निकाल दिया जाता है, निकाल देता है, ठीक है, ठीक। मतलब ये आरएनए उत्प्रेरक पहले अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप COOH और दूसरे के अमीनो ग्रुप NH2 के बीच से पानी को क्या करता है? निकाल देता है, ठीक। चेन बनना मतलब ये कि इस तरह एक एक करके अमीनो एसिड जुड़ते रहते हैं और एक प्रोटीन की एक लंबी चेन बनती चली जाती है, ठीक ना। इस वजह से प्रोटीन को, जो प्रोटीन होता है आपका, जो प्रोटीन होता है, ठीक ना, उसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा समय लगता है, ठीक है। शरीर को जो प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए इसीलिए समय लगता है क्योंकि जो है उसमें अमीनो एसिड की जो है एक लंबी चेन जो है बनती चली जाती है, ठीक है, बनी होती है, ठीक है। आरएनए उत्प्रेरक की दूसरी बड़ी रिएक्शन क्या है? आपकी स्प्लिसिंग है। दूसरी बड़ी रिएक्शन क्या है? स्प्लिसिंग है, ठीक है। आरएनए खुद को काटने और जोड़ने का काम भी करता है। जब नया आरएनए बनता है तो उसमें कुछ फालतू हिस्से जिसको बोलते हैं इंट्रॉन्स होते हैं, ठीक ना, कुछ फालतू हिस्से भी होते हैं। भाई कोई कटेगा जुड़ेगा तो उसमें कुछ चीज़ें निकलेंगे भी है, तो उसको बोला जाता है इंट्रॉन्स बोला जाता है, ठीक है। आरएनए उत्प्रेरक उन्हें काट कर बाहर निकाल देता है, ठीक है। जैसे प्री mRNA जो है ये क्या करेगा? आपका जो प्री mRNA है वो क्या होगा? जब सेल्फ स्प्लाइसिंग या राइबोसोम अपना स्प्लाइसिंग करता, मतलब तोड़ता और जुड़ता है, तो वो क्या करेगा? ये होने के बाद क्या करता है? वो मेच्योर जो है mRNA जो है बना लेता है और जो फालतू चीज़ होती है इंट्रॉन, उसको क्या करता है? बाहर निकाल देता है, ठीक। मतलब प्री जो है आपका mRNA स्प्लाइसिंग के दौरान में जो है आपका मेच्योर mRNA बना लेता है और इंट्रॉन को जो है बाहर फेंक देता है, ठीक है। आरएनए राइबोसोम की विशेषताएं क्या? सक्रिय साइट, एक्टिव साइट होती है। आरएनए की मुड़ी हुई संरचना में एक विशेष पॉकेट होती है जहां अमीनो एसिड फिट होते हैं, ठीक। तेजी, बिना इस आरएनए उत्प्रेरक के प्रोटीन बनाने में सालों लग जाएंगे, लेकिन यह इसे सेकंड के 1000वें हिस्से में कर देता है। मतलब बहुत तेजी से ये कर देता है, ठीक है भाई, ठीक। मतलब आरएनए जो है उत्प्रेरक के स्थिति में बहुत तेजी से ये काम कर देता है। अगर उत्प्रेरक ना हो तो ये बहुत समय लगा देता है, ठीक है। मेटल आयंस, इस रिएक्शन को करने के लिए आरएनए को अक्सर मैग्नीशियम आयनों की जरूरत पड़ती है, ठीक। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन में किसकी जरूरत पड़ती है, तो आप क्या बताएंगे? मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। तो ये था पूरा फुल डिटेल आपका आरएनए के बारे में। आइए अब क्वेश्चन पे चलते भाई। क्वेश्चन है आपके सामने, पॉलीमरेज डीएनए प्रतिकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड के योजन को उत्प्रेरित करता है, इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य यही है कि जो डीएनए है उसके रिप्लिकेट को जो है, उसके रिप्लिकेट को उसको रिप्लिकेट करना, ठीक ना, मतलब उसको जो है नया बनाते हुए बनाना, ठीक। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए रज्जु को संश्लेषित करना, ठीक है। तो अब अगली बार कोशिश करूंगा कि हिंदी में थोड़ा टफ है, बाइलैंग्वेज करूंगा कि दोनों चीज़ रहे, हिंदी भी रहे और इंग्लिश भी रहे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पष्टीकरण भी थोड़ा सा है इसका। जब कोशिका विभाजित होती है तो उसे अपने डीएनए की एक सटीक कॉपी बनानी होती है, ठीक। जैसे डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए पॉलीमरेज है मुख्य इंजीनियर की तरह काम करता है। वह पुराने डीएनए स्ट्रैंड को टेम्पलेट मतलब सांचे की तरह इस्तेमाल करता है और उसके सामने पूरक न्यूक्लियोटाइड जोड़ता चला जाता है, ठीक। यदि पुराने स्ट्रैंड पर ए है तो यह उसके सामने टी जोड़ेगा और इस तरह एक डीएनए, दो समान डीएनए बन जाते हैं, ठीक। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो है ए टी जी सी होता है, ठीक। ए टी के साथ जुड़ता है, जी जो है सी के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो बस इसी के बारे में बात कर रहा है कि मतलब डीएनए जो अपना जो रिप्लिकेट बनाता है, बस उसी के बारे में यहाँ पे जिक्र चल रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फास्फोडाइस्टर आबंध की कौन सी विशेषता डीएनए अणु के समग्र ऋणात्मक आवेश में सबसे अधिक योगदान देती है, ठीक। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में मैं आपको जो है बता चुका हूँ। इसमें क्या होता, बात करिए, देखिए फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक। इसमें क्या है कि अगर बात किया जाए तो इसमें होता क्या है, ठीक। यह जो एक न्यूक्लियोटाइड की शुगर और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के बीच में ये बनता है, ठीक। न्यूक्लियोटाइड शुगर और न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के ग्रुप के बीच में बनता है, ठीक। और ये बहुत ही मजबूत कैसा होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, जो डीएनए की लंबी कड़ी को टूटने नहीं देता है, ठीक है। यही है आपका फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, मतलब न्यूक्लियोटाइड शुगर और न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के ग्रुप के बीच में ये बनता। तो पहला ऑप्शन है राइबोस शर्करा, ठीक, राइबोस शर्करा। दूसरा है फॉस्फेट वर्ग के आयनीय ऑक्सीजन परमाणु। तीसरा है आपका प्यूरिन में नाइट्रोजन और चौथा है आपका थायमीन का मिथिल वर्ग। अगर बात की जाए डीएनए की, तो जो डीएनए होता है,
ठीक, जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है, फास्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, क्या होता है, फास्फोरिक एसिड होता है। ठीक, जिसको क्या बोलते हैं, H3PO4, मतलब कुछ ऐसे H3PO4 होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे O क्या है, ऑक्सीजन है। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंस है। ठीक है, जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो उस पर क्या चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक ना, कैसा चार्ज आ जाएगा आपका, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक ना, निगेटिव आयन आ जाएगा। ठीक है, ठीक, ऋणात्मक आवेश जिसको बोलते हैं, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है, ठीक, हाँ, अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो फास्फोडाइएस्टर बंध होता है उसमें जो है ऑक्सीजन परमाणु जो है आपके बचे होते हैं और जिसपे क्या होते हैं, ऋणात्मक आवेश होते हैं। ठीक है, ठीक, और डीएनए की जो पूरी लंबाई होती है वो लाखों फॉस्फेट ग्रुप से बने होते हैं, इसलिए जो डीएनए का अणु होता है वो ऋणात्मक चार्ज मतलब निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक, अगर और अन्य ऑप्शनों का बात किया जाए जैसे राइबोस शर्करा, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और जो प्यूरिन में नाइट्रोजन होता है उस पर ए और जी पर कोई खास आवेश भी नहीं होता उतना। ठीक, थाइमाइन का जो मिथाइल वर्ग है, ठीक, वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब आवेश से उसका कोई लेना देना होता नहीं है। इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो फास्फोडाइएस्टर आबंध होता है जब रिएक्शन होता है तो उसमें जो है आपका H3 जो है PO4, ठीक ना, मतलब PO4 जो है ये जो है बन जाता है, PO4 होता है और ये कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक ना, निगेटिव चार्ज होता है और उसमें जो है एक श्रृंखला ये होती है और इस वजह से जो है इसको जो है निगेटिव चार्ज का जो है ऑक्सीजन परमाणु इसमें होता है। ठीक, इसी वजह से इसको बोला जाता है कि इसमें फास्फोरेट वर्ग के आयनीय ऑक्सीजन परमाणु प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, इतने टफ क्वेश्चन आए थे भाई, तो इस लेवल पे जो है चल करके पढ़ना पड़ेगा तभी गेम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, NTPC JEE जो भी एग्ज़ाम है सब में ये पूछा जाता है। ठीक है, ये इसका स्पष्टीकरण था, जिसको स्पष्टीकरण को तो मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए के सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ बनाता है। ठीक, डीएनए को सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन बनाता है। ठीक है, इसकी उच्च उत्परिवर्तन दर, दूसरा इसकी स्थिर द्विकुंडलीय संरचना, तीसरा प्रोटीन के साथ इसकी अन्योन्य क्रिया, चौथी इसकी एंजाइमी भूमिका। नहीं, इसकी स्थिर द्विकुंडलीय संरचना इसको जो है क्या बनाती है, प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ बनाता है। ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्पष्टीकरण है, डीएनए को मुख्य आनुवांशिक पदार्थ इसलिए चुना गया क्योंकि यह आरएनए के मुकाबले बहुत अधिक स्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें डबल हेलिक्स होता है, इसकी दोहरी लड़ी नाइट्रोजन बेस को अंदर की तरफ सुरक्षित रखती है। ठीक, और इसमें 2S समूह डीएनए की शर्करा डीऑक्सीराइबोज में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे यह जल्दी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है। यह स्थिरता इसे हजारों सालों तक जैसे जीवाश्मों में सुरक्षित रहने में मदद करती है। ठीक, क्या 2H समूह मतलब कि दो हाइड्रोजन बांड, मतलब डीएनए की शर्करा जो डीऑक्सीराइबोज में ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक ना, डीऑक्सीराइबोज में ऑक्सीजन कमी होती है जिससे यह जल्दी रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर पाता। ठीक है, यही स्थिरता इसे हजारों सालों तक जो है सुरक्षित रहने में मदद करती है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिकों को किस जोड़ी ने सर्वप्रथम डीएनए की संरचना के लिए डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तावित किया था। इसको मैं बता चुका हूँ, वाटसन और क्रिक साहब थे। ठीक है, आइए देख भी लेते हैं, 1953 में जो है वाटसन और क्रिक मॉडल आया था। ठीक है, विवरण देख लेते हैं क्या, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने रोजलिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे विवर्तन डेटा का उपयोग करके डीएनए द्विकुंडलीय संरचना का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने ही यह बताया था कि डीएनए दो धागों से बना होता है जो एक दूसरे के चारों ओर लिपटे हुए हैं। ठीक है, महत्व क्या है, इसी मॉडल ने पहली बार समझा कि डीएनए कैसे अपने कॉपी को बनाता है, रिप्लिकेशन कैसे वो करता है। ठीक, 1953 में आया था, वाटसन और क्रिक मॉडल आया था। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, डीएनए के संदर्भ में पूरक कंप्लीमेंट्री शब्द निम्नलिखित में से किस गुणधर्म को संदर्भित करता है। पूरक किस शब्द को वर्णित करता है, यह बता। जो इसमें पूरक शब्द है, पहले आइए वो कर लेते हैं, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर कह रहा है आधार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन आबंध क्षमता, दूसरा है दोनों रज्जुक स्ट्रैंड की समान रासायनिक संरचना, तीसरा है न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का समानांतर अभिविन्यास, चौथा है शर्करा फास्फोरेट इकाइयों की मिलान संख्या। नहीं, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा, ए हो जाएगा, आधार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन आबंध क्षमता। ठीक, जब कभी भी पूरक शब्द आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर ये पूछा जा रहा है आपका कि ये जो बॉन्ड बनते हैं AT और GC, ठीक, इनके बारे में जो है वो बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया आपका कि ये डबल हेलिकल हो गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो एक स्ट्रैंड पे अगर T है तो दूसरे पे क्या है, A आएगा। ठीक, मतलब T के साथ A आएगा, G के साथ C आएगा, बस इसी को जो है पूरक वर्ड से समझा जा सकता है। ठीक है, तो यही उसका पूछने का जो मतलब है यहाँ पे। ठीक है, बेस पेयर का जो है पूछने का मतलब है यहाँ पे। ठीक, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा A हो जाएगा। ठीक है, ठीक,
ए हो जाएगा आधार पर, विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन आबंध क्षमता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब आगे का क्वेश्चन जो है कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्पष्टीकरण इसका देख लीजिए भाई, क्या है यहाँ पे, डीएनए की दो लड़ियाँ एक दूसरे को पूरक होती हैं। ठीक, इसका वैज्ञानिक आधार चार गैप्स रूल है, जिसके अनुसार एडेनिन ए हमेशा थाइमिन टी के साथ और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखा जाए, यदि एक लड़ी पर एटीजीसी है तो दूसरी पर टीएसीजी होगा। ठीक, यह गुण आनुवांशिक जानकारी को सुरक्षित और त्रुटिहीन रखने में मदद करता है। ठीक है भाई, तो अब इसके आगे के क्वेश्चन जो है कल के क्लास में करेंगे। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर जो है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपके रेलवे के एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ गए हैं, एएलपी का, टेक्नीशियन का और जो है जेई का। ठीक है, सबकी डेट रिलीज़ भी कर दी गई है, तो ज़्यादा समय नहीं है। ठीक, ओके, थैंक यू।